A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, we discussed a very important chapter, that is the cash flow statement. It is the last chapter of part B. Before starting this chapter, I want to explain some of the important practical problems related to the ratio analysis as well as the cash flow statement. So in these videos, we discuss lots of practical problems which are related to the cash flow statement as well as the अकाउंटिंग रेशियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे और ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके रिलेटेड होंगे, किससे रिलेटेड होंगे, दैट इज द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग रेशियो से कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से होंगे। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रेडी फॉर द क्लास। Let's we move to the next question. The next question is illustration number 7, as you can see that on your screen. The question is X Limited reported a net profit for the year ending 31st March 2018 as under. It is a very difficult and very understandable question. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन के क्राइटेरिया में आता है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखो तो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है सेल्स 10 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन 6,80,000, add depreciation 84,000, the total operating expense including depreciation that is 7,64,000. So sales में से जब operating expense minus होता है that is a net profit before tax, that is 2,36,000, and extraordinary item is 24,000, so value is 2,60,000, and provision for tax at the rate of 40%, that is 1,04,000. So net profit after tax is 1,56,000. Additional information, operating expense include 12,000 being loss on sale of machinery. You know very well, loss on sale of machinery is a non-cash expense, so it will be added to the net profit before tax. Actual tax paid for the year 17-18 was 88,000. आपने प्रोविजन बनाया है 1,04,000 रुपीज का, लेकिन एक्चुअल में पे कितना किया है? यू विल पे द एक्चुअल इनकम टैक्स दैट इज 80,000. एंड फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ करंट आइटम. करंट आइटम्स मींस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के इस तरह के आइटम्स हैं, एंड आइटम्स आर बुक डेब्ट्स. बुक डेब्ट्स को हम लोग डेटर भी कहते हैं, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. बुक डेब्ट्स मींस डेटर. डेटर कितने थे पहले? 50, अब कितने हो गए? 60. इन्वेंट्रीज पहले कितनी थी? 50, अब हो गई 44. क्रेडिटर पहले 30 एंड नाउ 36. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में. अच्छा का मैंने मतलब है क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन के क्राइटेरिया में आता है. सो हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करेंगे. एंड द फॉर्मेट आर यू नो वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी items. And you know very well what are the amount of net profit before tax and extraordinary item. ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वर्किंग नोट में. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपको एकदम क्लियरली पता होगा क्वेश्चन में आपको कई तरह की चीजें दी हुई हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो अमाउंट कितना दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का? 1,56,000. इस 1,56,000 में यू नो वेरी वेल कौन कौन सी चीजें आप ऐड करते हो? पहले ऐड करते हो डेट इज अ प्रपोज डिविडेंड. बट यहां क्वेश्चन में क्लियरली दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स. क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आप डायरेक्ट क्या कर लोगे? यहां पर ऐड कर लोगे. गेन का मतलब यहां पर ये होता है
कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में सबसे पहले आप पहले तो ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो सबसे क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितना कैलकुलेट किया है? 1,04,000, ठीक। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स जो दिया था वो आपका दिया था डेट इज 24,000। तो आपने क्या किया? 1,50,000, 56,000 इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का था, और उसमें माइनस कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। सो योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट विल बी अ, ये आपका कैलकुलेट हुआ, कितना आया? 2,60,60, 1624, 2,36,000। So your net profit before tax and extraordinary item is 2,36,000। एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अगर आप देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से आइटम्स हैं? दैट इज अ डेप्रीशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रीशिएशन कितना दिया है क्वेश्चन में? 84,000। depreciation will be 84,000 and loss on sale of machinery, loss on sale of machinery will be sale of machinery. Depreciation is a non cash expense whereas the loss on sale of machinery will be a non operating expense, non cash expense also. So loss on sale of expense it will be a 12,000. सो दोनों को अगर आप ऐड करोगे, एंड इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ नो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इस क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, सो उसको हम छोड़ देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,32,000। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ये आ गया आपका, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आप क्या करते हो? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हो। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? आप अपने क्वेश्चन के लास्ट में देखो तो डेटर, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, इन्वेंट्रीज और तीसरा दिया हुआ है क्रेडिटर्स, इन तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओके, सो बुक डेप्ट हो, इन्वेंट्रीज हो, क्रेडिटर हो, सबका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। डेटर को आप क्या कहते हो? करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज इज अ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, एंड क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी। सो यू नो वेरी वेल डेटर और इन्वेंट्री के साथ अपोजिट बिहेवियर करेंगे और क्रेडिटर्स के साथ सेम बिहेवियर करेंगे। सेम और अपोजिट बिहेवियर क्या होता है? यू नो वेरी वेल। अब डेटर देखो पहले कितने का था? 50, अब कितने का हो गया? 60, तो 10,000 इंक्रीज हो गया। बट आपको पता है कि डेटर अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज 50 से 44 डिक्लाइन हो रहा है 6,000, तो यू नो वेरी वेल इन्वेंट्रीज अगर डिक्लाइन होगी तो उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्रेडिटर के साथ सेम बिहेवियर करेंगे। क्रेडिटर्स पहले कितने का था? 30, अब हो गया 36, यानी 6,000 क्या हो गया? क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज हो गया, तो उसके साथ सेम बिहेवियर करेंगे। अब ये जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी 3,32,000 में 12,000 ऐड करना है एंड 10,000 माइनस करना है, यानी आंसर विल बी 3,34,000। दिस इज अ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। याद रखना, इस क्वेश्चन में दो तरह का इनकम टैक्स दिया है। एक हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट किया है 40% के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने कितना बनाया? हमने बनाया है करंट ईयर प्रोविजन दैट इज 1,04,000, लेकिन हमने पे कितना किया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी पेड द इनकम टैक्स
दैट इज 88,000। ये कंफ्यूज करेगा आपको कि सर हमने टैक्स बनाया 1,04,000 रुपए लेकिन पे किया 88,000। तो ये बात याद रखना, हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हमेशा क्रिएशन का होता है। जितना आपने टैक्स क्रिएट किया वो ऐड होता है और जितना आपने टैक्स पे किया वो माइनस होता है। एक बार फिर से सुन लो, प्रोविजन फॉर टैक्स के कंसिडरेशन में टैक्स पेड यहां माइनस होता है और टैक्स का क्रिएशन जितना आपने टैक्स इस साल बनाया वो क्या होता है यहां पर ऐड होता है। दो चीजें, अगर क्वेश्चन में खाली एक ही टैक्स दिया है तो वही क्रिएशन होगा वही पेड होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दो तरह का टैक्स दिया, एक कह रहा है मैंने इतना प्रोविजन बनाया टैक्स के लिए और इतना पे किया, तो जितना क्रिएशन किया वो यहां पर ऐड होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, और माइनस कहाँ कितना होगा जितना आपने टैक्स पे किया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा जो इनकम टैक्स है वो है 88,000 जितना आपने पे किया है। सो योर फाइनल आंसर विल बी अ 2,46,000। This is your answer. Answer will be a cash flow from operating activity. This is your full solution with your working notes. Okay. Now I want to, following is the information is given to you. Trade receivable on 1st April 2017. ये क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज trade receivable as on 1st April 2017, that is the opening trade receivable. Opening trade receivable है आपका 6,80,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है आपका 8,20,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल बी 6 times. ओके, एंड क्वेश्चन में क्या पता करना है हमें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, credit revenue from operation is 80% of revenue from operation, and working capital turnover ratio will be 9 times. Okay, and current ratio 2.25। अगर कुछ नहीं बोला है 2.25:1 होगा इसका मतलब। एंड कैलकुलेट क्या क्या करना है हमें, पहले कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताइए कितना होगा। दूसरा पूछा है वर्किंग कैपिटल, बताइए कितना होगा। और तीसरा बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। ये तीन चीजें हमसे कहा है कैलकुलेट करने के लिए। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन, एंड आई होप कि सॉल्यूशन सही आए, आंसर सही आए। okay, so this is the information. Let's we move to the solution. First of all you can see that trade receivable turnover ratio, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला पे मूव ऑन करें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेडेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 6 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, यानी 6,80,000 प्लस 8,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 15 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7,50,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 7,50,000। अब 7,50,000 वैल्यू पुट कर दो, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल बी 6 इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता हमको, और डिवाइडेड बाई 7,50,000। इट मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 1 2 3 4 6 5 33 45 lakh इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई सर,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई आपकी 45 लाख। अब पहला आंसर ये नहीं है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बट एक इक्वेशन बोल रहा है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 80% है। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लेट करोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर कितना होता 100, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होता 80, कितना होता 80। इसका मतलब आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 45 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। अब आप सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा आपका, जीरो से जीरो कट गया, दैट इज 56,25,000. Am I correct? If am I correct, so please text me. This is the answer is revenue from operation. 100 हमने क्या माना था, revenue from operation. So your revenue from operation is 56,25,000. And I expected from your side also कि please help me in the calculation. So revenue from operation is 56,25,000. So now the next step is working capital turnover ratio. So what is working capital turnover ratio? The formula of working capital turnover ratio will be revenue from operation divided by working capital. You know very well, ये बहुत easy है। अब working capital turnover ratio कितना है 9, revenue from operation कितना है 5625 divided by working capital. So your working capital equals to 56,25,000 divided by 9. That is 6,25,000 is your working capital. I hope am I correct? The working capital is a 6,25,000. And हमने कैलकुलेट कर दिया वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। कैसे कैलकुलेट होगा, वी हैव अ करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यस, करंट रेशियो equals to current assets divided by current liability. Current ratio will be a 2.25 divided by 1, and you know very well working capital की वैल्यू इज गिवन है। इसका मतलब अगर इस फ्रैक्शन से देखो तो करंट लायबिलिटी अगर 1 होती है तो करंट एसेट्स कितनी होती है 2.25। इज दैट क्लियर? तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट होगी 1.25 के बराबर होगी। कैसे, करंट एसेट्स 2.25, करंट लायबिलिटीज 1, तो आप डायरेक्टली 1.25 से डिवाइड कर दो किसको, 6,25,000 को। 6,25,000 divided by 1.25, this is the difference between current asset and current liability, and multiplied by, आपको निकालना क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 2.25। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया अभी, ये तरीका बहुत ही सिंपल है ताकि आप करंट रेशियो की हेल्प से वर्क करंट एसेट या करंट लायबिलिटी की कोई भी वैल्यू निकाल सकते। 6,25,000 is your working capital, and what is working capital? Current assets minus current liability. Current assets 2.25, current liability is 1, so working capital is 1.25. Okay, so इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग कैपिटल है 1.25 वो इक्वलेंट होगी 6,25,000 से। 6,25,000 की इक्वलेंट होगी, तो उसको मैंने डिवाइड किससे कर दिया 1.25 से। एंड हमें चाहिए क्या, हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें चाहिए होता करंट लायबिलिटी तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा करंट एसेट्स। सो इट इज योर होमवर्क। सो मैंने आपके लिए दो चीजें कैलकुलेट करके दे दी इस क्वेश्चन की। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितना आया 56,25,000, और दूसरा हमने कैलकुलेट कर दिया वर्किंग कैपिटल 6,25,000। एक छोटा सा काम आपको करना है, मैंने आपको पूरा इक्वेशन बना के दे दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स की वैल्यू। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ करंट एसेट्स इन टेक्स्ट। व्हाट इज द आंसर ऑफ करंट एसेट, प्लीज टेक्स्ट मी। क्या आंसर होगा, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है,
So the answer is of this question, revenue from operation is 56,25,000, working capital 6,25,000 and current assets is 11,25,000. This segment of this question, इस क्वेश्चन का ये जो सेगमेंट था वो, इसमें आपको कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the next question is, a company has a loan of 30 lakh as a part of its capital employed. एक कंपनी है जिसका लोन है जिसके ऊपर 12 लाख रुपीस का, और ये 12 लाख रुपीस उसके 30 लाख रुपीस ये उसके कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, होता भी है। एंड इंटरेस्ट इस पे कितना देना है, दैट इज 12%। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज 12%। इंटरेस्ट ऑन लोन at the rate of 12% per annum, and ROI means you know very well, return on investment is a 25%. Okay, itni information hai firstly, and the rate of income tax is 40 lakh. Rate of income tax is 40%. ठीक है, इनकम टैक्स का रेट है 40%। व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज बाय द कंपनी, यानी आपको बताने की शेयर होल्डर को कितना गेन होगा अगर वो लोन लेता है कंपनी से, लोन रेज बाय द कंपनी। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज्ड बाय कंपनी, यानी कंपनी अगर लोन लेती है तो उसे कितना गेन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट लोन इज 30 लाख, उस पर इंटरेस्ट देना है 12%, ROI है 25% और इनकम टैक्स का रेट है 40%। आपको ये बताना है कि शेयर होल्डर को कितना गेन होगा अगर कंपनी 30 लाख रुपए का लोन लेती है तो, यानी बेसिकली अगर कंपनी 30 लाख रुपए का लोन लेती है तो शेयर होल्डर को कितना फायदा मिलेगा, शेयर होल्डर को कितना गेन होगा। तो उसके लिए आप पहले फॉर्मूला पे पुट ऑन करो। फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी का, ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है, सॉरी आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओआई इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, एंड ईबीआईटी आपको पता नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है 30 लाख है क्योंकि कंपनी ने 30 लाख रुपीज एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड लोन लिया है, और आरओआई कितना दिया है 25%, तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट कर मुझे पता चल गया ईबीआईटी कितना हो, ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी कितना अर्न करेगी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। सो 30 लाख मल्टीप्लाई हो जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 25% है ना, ये 25 थोड़ी ना है। 30 लाख को अगर हम 25% निकालेंगे तो मेरा ईबीआईटी कितना आएगा 7,50,000, यानी कंपनी 30 लाख रुपीस का अगर लोन लेती है, ठीक है, और आरओआई अगर 25% है तो उस हिसाब से कंपनी को 7,50,000 रुपीज की ईबीआईटी जनरेट होगी हर साल। इसका मतलब कंपनी की ईबीआईटी कितनी होती है 7,50,000, और यू नो वेरी वेल, इसको हम फिर से रफली और साफ साफ करते हैं कि कंपनी की ईबीआईटी कितनी है 7,50,000। उसमें से कंपनी सबसे पहले क्या पे करती, इंटरेस्ट। अब उसने लोन कितने का लिया है 30 लाख, तो 30 लाख का 12% कितना होगा 3,60,000, तो पहले वो इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट देने के बाद उसके पास बचेगा कितना, आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट उसके पास बचेगा 3,90,000। दिस इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद कंपनी क्या देती है, टैक्स। तो टैक्स कितना देना है उसको 40%। ठीक है, तो 3,90,000 का 40% अभी जस्ट मैंने निकाला था, या था आपका 1,56,000। तो कंपनी अगर टैक्स भी दे देती है, इंटरेस्ट भी दे देती है, तो कंपनी के पास कितना बचता है, कंपनी के पास बचता है 2,34,000। इसका मतलब ये 2,34,000 किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को तो मिलेगा, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट भी जा चुका है, टैक्स भी जा चुका है, यानी बैलेंस अमाउंट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। So your answer will be 2,34,000 as a gain to shareholder due to the loan raised by the company। यानी कंपनी अगर लोन लेती है 30 लाख रुपए का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर
12 लाख होता है और कंपनी ROI 25% कर रही है, टैक्स 40% दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को इस लोन के लेने से कितना गेन होगा, दैट इज 2,34,000. ओके, सो you can see that how we calculate the cash flow from operating activities, as well as you can see that we solve a lots of questions related to the accounting ratio. At the end of this video, now we will take the one more question from the cash flow from operating activity and solve it. Okay, so this is the last question of your this video. ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन इज calculate cash generated from operating activity. The question is calculate cash generated from operating activities. यानी आपको कैश जनरेटेड निकालना है. कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. कैसे? इंफॉर्मेशन क्या 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 दी हुई है क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन इज फॉर 2 ईयर, दैट इज 2017-18 and 2018-19, and the amount are statement of PL 1 lakh, statement of PL 1 lakh 10,000 and 1 lakh 20,000. Number second is debtor 50 and 62,000, 50,000 and 62,000. Outstanding rent 2842, 28 and 42. And next information is goodwill 80 to 76, 80 to 76. Next, prepaid insurance 8,000, 4,000. Prepaid rent 8,000, 6,000, 8,000, 4,000, and creditor 26 and 38. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, बट उस क्वेश्चन में जो फिगर्स थे वो लगभग चेंज थे. इसमें क्या है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जो इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर है वो इसमें करंट ईयर कर दिया गया, जो करंट ईयर है उसकी वैल्यू प्रीवियस ईयर में कर दी गई. तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो सिचुएशन में आपको यू नो वेरी वेल, आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम operating activities. So first of all, you have to the value, that is net profit during the year. So आपको सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट. So what is the amount of net profit during the year? You can see that previously हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 1,10,000. करेंटली हमारा कितना नेट प्रॉफिट है? That is 1,20,000. So during the year हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1, that is 10,000. How it is come? 1,20,000 minus 1,10,000. And now you know very well, we add non cash and non operating expense, and we deduct non operating income. So non cash and non operating expense में कौन कौन सी चीजें आती हैं? Like a good, like amortization, like a depreciation. So you can see that इसमें एक amortization का factor है, that is goodwill. goodwill पहले कितना था? 80, अब कितना हो गया? 76. So goodwill written off है यहाँ पे. goodwill की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. So goodwill written off कितना हुआ? 4,000. It will be added, and there is a no operating income. So we only add the 4,000 into the net profit. So the operating profit is operating profit before working capital changes will be 14,000. Okay, and in this 14,000, you know very well, we adjust the current assets and current liability in it. So what is the current assets amount in this? That is the current assets. This is the current liability. This is the current assets, and this is the current liability. So two current assets and two current liabilities are there. Debtors, prepaid rent,
is a current assets, whereas outstanding rent and creditors are current liabilities. So उसका adjustment हम लोग करेंगे. तो डेटर्स में आप देखो 50 to 62 इंक्रीज हो रहा है, यू नो वेरी वेल. करंट एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर, यानी अगर इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस. प्रीपेड रेंट में 8000 से डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट के केस में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 28 to 42 इंक्रीज कर रहा है, तो जैसा लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो माइनस. दैट इज 14,000, इसमें 14,000 ऐड कर. एंड क्रेडिटर्स 22 to 38, 12,000 इंक्रीज कर रहा है, सो इट विल बी एडेड इन इट. सो यू कैन सी दैट 14 and 4 18, 18 and 12 30, 30 में से 12 गया तो कितना बचा, 30 में से 12 गया दैट इज 18. सो हमने क्या किया, 18,000 ऐड कर दिया, सॉरी ऐड करना है हमको. तो 14,000 में 18,000 ऐड हो गया, सो द वैल्यू इज 32,000 from cash generated from operating activity. So this is your answer, cash generated from operating activity. This is your answer. Answer is 32,000. Okay, so you can see that how we solve the question. क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ यहीं तक पूछ सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्लीज कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस. या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है, द फाइनल आंसर इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इंफॉर्मेशन जितनी दी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें. उसमें ज्यादा फॉर्मेट का ज्यादा वैल्यू है, उसमें आपको ज्यादा सोचने का, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. ओके, सो प्लीज I request to all the students, please solve all the practical problem given in your book. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and please solve maximum question. जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा. और आपको जितने डाउट आएंगे, you know very well, I am always there. Thank you, take care.